अगले बेंच पर आ जाए। प्रोनाउन पढ़ा था ना, पढ़ लिया हो गया? जल्दी जल्दी बोलो, पहला कौन सा था? पर्सनल प्रोनाउन। लिख लो भाई, इसको लिखना है। नंबर 2 पजेसिव प्रोनाउन। जितना लिखोगे उतना फायदा है आप लोगों का, ठीक है, क्योंकि दिमाग की मेमोरी जो है कम होती है। रैम में सेट होगा एक बार में, परमानेंट मेमोरी में सेट होगा बार बार लिखोगे तो। उसके बाद कौन सा था? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है या नहीं? लिख लिया? पहला है पर्सनल प्रोनाउन, जो पर्सन के लिए यूज होता है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। साथ साथ लिख लो, ही सी इट दे यू वी, ये सारे के सारे क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन जो अधिकार दर्शाते हैं, जैसे माइन है, आई माई मी, और होता है माइन। आई सब्जेक्टिव केस होता है, मी आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। माई आपका एडजेक्टिव केस होता है, और माइन आपका प्रोनाउन होता है, पजेसिव प्रोनाउन। एक बार फिर से बताता हूँ, ये मैंने आपको टेबल बताई थी, ठीक है। क्या बताई थी? यदि आई है तो ये सब्जेक्टिव है, पर्सनल प्रोनाउन है, और आई के बाद यदि मैं मी लिखता हूं ना तो ये पर्सनल प्रोनाउन ही है, लेकिन केस कौन सा है? ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद माइन जो होगा ना भाई, माइन, वो आपका रहेगा पजेसिव प्रोनाउन। कौन सा रहेगा? पजेसिव। लेकिन माई जो होगा वो एडजेक्टिव होता है, और माई अकेला नहीं आता। माई इज ए गुड पेन आप नहीं कह सकते, क्या बोलोगे? माई पेन इज ए गुड पेन, या माइन इज ए गुड पेन, ऐसा बोल सकते हैं। इसी प्रकार यदि हम बात करें ही की, तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हिम, और ये क्या रहेगा? हिज, और ये भी क्या रहेगा? हिज। सी की बात करें तो सी का क्या रहता है? हर, और ये क्या रहेगा? हर्स, और ये क्या रहेगा? तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को बताई थी पीछे सारी बातें, ठीक है। ये बातें मैंने आपको बताई थी पीछे की क्लास में। चलो भाई, डेमोन्स्ट्रेटिव कौन कौन सा होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं आपके दिस, दैट, दीज और दोज। चौथा कौन सा बताया था? रेसिप्रोकल। भाई कम से कम ये चीज तो याद कर सकते हो यार, आसान सा है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? 2 होते हैं ये, ठीक है, और जोड़े होते हैं ईच अदर और वन अनदर। एक चीज तो आप यहीं से सीख लोगे, ध्यान दो भाई, ईच अदर और वन अनदर। वन अनदर 2 से अधिक के लिए होता है, और ईच अदर 2 के लिए होता है। वन अनदर 2 से अधिक के लिए, और ईच अदर 2 के लिए। जैसे मैं कहूँ, कल भी करवाया था ये एग्जाम्पल, 2 गर्ल्स आर फाइटिंग ईच अदर होगा कि वन अनदर होगा? तो बहुत आसान सा एक नंबर आपका पक जाएगा यदि आपको याद है। ईच अदर आता है 2 के लिए, और वन अनदर आता है 2 से अधिक के लिए। क्या बोला मैंने? 2 गर्ल्स आर फाइटिंग ईच अदर, ठीक है। इंडियंस शुड नॉट फाइट वन अनदर। इंडियन तो 2 से अधिक हैं, तो क्या आएगा? वन अनदर आएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा बताया था? इंडेफिनेट बताया था क्या? ये लो फिर, इंडेफिनेट प्रोनाउन बताया था। लिखते जाओ इस साथ साथ, एनीबडी, समबडी, एनीथिंग, समथिंग, सम, एनी, ये सारे के सारे क्या हैं? जो लिखेगा वो आगे बढ़ेगा। मैं फिर बता रहा हूं, इंडेफिनेट प्रोनाउन एनीबडी, समबडी, ठीक है, समथिंग, एनीथिंग, एवरीबडी, ये सारे के सारे है ना, क्या होते हैं आपके? इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं। एनी और सम, बोथ, एनी, सम, बोथ। मेनली आपको याद ये रखना है कि एनी और सम में डिफरेंस क्या होता है। फंस जाओगे, सब इंस्पेक्टर में आया था एनी आएगा कि वहाँ सम आएगा, तो एनी का यूज जो होता है, एनी का वो नेगेटिव में होता है। आपका वाक्य नेगेटिव हो, एनी का यूज होगा।
और पॉजिटिव वाक्य है तो सम का। दोनों का मतलब क्या होता है? कुछ। ठीक है, कुछ होता है तो सम का होता है पॉजिटिव वाक्य में। याद रख लोगे ना ये बात? तो मेरे विचार में आप लोगों को 5 बातें याद हो गई होंगी। ठीक है, पर्सनल, पॉजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, रेसिप्रोकल और इंडेफिनेट लिख लिया सभी ने। नेक्स्ट कौन सा बताया था? कौन सा था? इंटरोगेटिव से पहले और भी तो था एक, रिलेटिव कह सकते हो आप, रिलेटिव लिखिए, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद मैंने बताया था आपको इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये दोनों सेम से ही होते हैं। कौन से? रिलेटिव और इंटरोगेटिव। हु, व्हाट, विच, व्हेन, ये सारे के सारे आपके रिलेटिव। हु, whom, what, which, that, when, ये सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं। इंटरोगेटिव में ये यूं कि यूं चिपका दो दैट को छोड़ के। ठीक है, क्योंकि जहां क्वेश्चन पूछा जाता है वो इंटरोगेटिव आपका सेंटेंस होता है। ठीक है, हु आर यू, मैंने एग्जांपल दिया था आई डोंट नो हु आर यू, तो यहाँ आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो आप वही सेंटेंस बनेगा आई डोंट नो हु यू आर। हु यू आर, सुन लो ध्यान से, सभी को समझ में आएगा। आई डोंट नो हु आर यू, ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ क्वेश्चन पूछा गया होता ना तो यू से पहले आर आता, फिर तो सही था, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने कहा मैं नहीं जानता आप कौन हो, तो इसका मतलब है आई डोंट नो, ये रिलेट करेगा इन दोनों बातों को। ठीक है, इसलिए हु लगा दिया, आर बाद में लगेगा, यहाँ क्या लगेगा? आर। क्वेश्चन पूछेगा तो आप लिखोगे हु आर यू, तो आप कहोगे माय नेम इज रामफल। ठीक है, तो यहाँ ये हु जो है नीचे वाला क्या रहेगा? इंटरोगेटिव, और ऊपर वाला हु क्या है? इतना ही डिफरेंस है, क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद आपका मैंने 2 बताए थे, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव कबूतर की तरह देखो मत, साथ साथ लिखते जाओ। रिफ्लेक्सिव, जिसने लिख लिया वो दोबारा लिख ले। रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन लिख लिए तो भी लिख लो यार। अमित, जितना नहीं बढ़ाने पड़ेंगे, अगर लिख लेगा नहीं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख लो यार, खुद लिख लो। माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, वन सेल्फ, है ना, अवर सेल्फ, ये सारे के सारे क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव। और इम्फेटिक भी यही होते हैं। आप खुद लिखो यार, ढूंढ ढूंढ के 2-4, सारे मैं बताऊंगा तो फिर तुम क्या सीखोगे? माई सेल्फ, ठीक है, देयर सेल्स, सॉरी देयर नहीं होता, देम सेल होता है, देम सेल्स, देम सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ठीक है, देम सेल्स, आवर सेल्स, ये सारे के सारे आपके इम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। बस अगली बात ध्यान से लिख लो आप। अगली जो बात बताऊंगा, यहाँ जो होता है ना इसका यूज, ये लिख लो, इसका यूज सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। इसका यूज सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। इसका यूज सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, और इसमें सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए किया जाता है इम्फेटिक में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोनों के दोनों ये प्रोनाउंस, अभी समझाऊंगा आपको मैं, ठीक है, फिर देखना आप। रिफ्लेक्सिव, इसका यूज किस में होगा? ऑब्जेक्ट के रूप में। इसका यूज किस में होगा? सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए। जैसे आई माई सेल्फ है, आई माई सेल्फ साहिल। अब मैं इतना भी बोल सकता था आई साहिल, मैंने उसको देखा, लेकिन मैंने बात पे जोर दिया है, मैंने खुद पे जोर दिया है ना, इस सब्जेक्ट पे जोर दिया गया है यहाँ
क्या? मैंने, खुद ने, या फिर आप यूं कह सकते हो यू योर सेल्फ डिड दिस मिस्टेक। मैं आपसे कहूं कि आपने ये गलती की है, आप मना कर दो, फिर मैं कहूंगा नहीं आपने खुद ने ये गलती की है, ठीक है। फिर आप फिर भी मना करोगे तो मैं क्या कहूंगा, ऊपर वाली लाइन बोलूंगा फिर, आई माई सेल्फ सा यू, मैंने खुद ने आपको देखा है। एक तो मैं कहूँ मैंने देखा है तो यूँ मतलब मजा नहीं आया, यूं लगा के झूठ सी बोल रही है, फिर मैं बात पे जोड़ दूंगा मैंने खुद ने देखा है। तो ये यहाँ जो पूछ लेना आपसे ये कौन सा प्रोनाउन है, तो ये कौन सा रहेगा, बोलो कौन सा रहेगा, बताओगे क्या? कौन सा? इम्फेटिक। इम्फेटिक का मतलब होता है जोर देना, बस इतना याद रख लो, इम्फेटिक प्रोनाउन है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, कैसे होता है? आई कट द ट्री, हो गया कि नहीं हो गया? यहां ट्री क्या है? ऑब्जेक्ट है। ट्री क्या है? ऑब्जेक्ट है। और मैं कहूं आई कट माई सेल्फ, कल भी बताया था जो व्हाट या होम का रिप्लाई देना वो ऑब्जेक्ट होता है। तो आप वर्ब से पूछो क्या काटा आपने, तो ऊपर वाले में क्या काटा? पेड़, तो ये ऑब्जेक्ट है। क्या काटा? पेड़। यहां पूछो आपने क्या काटा? खुद को, तो यहां ये ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट है तो मैंने बताया था ना किसके रूप में आएगा ये, क्या आएगा उसमें? तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। तो यूं देके आपके सेंटेंस और पूछ लेगा कि बताइए कौन सा प्रोनाउन है, तो आपके पास पहले तो ये बताना चाहिए प्रोनाउन है, उसके बाद कौन सा प्रोनाउन है बताना चाहिए। कौन सा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। कौन सा है? रिफ्लेक्सिव। फिर मैंने ये भी बताया था आपको, भूल चुके होगे आप, कि माई सेल्फ का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते, लिख लो, माई सेल्फ का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में कभी नहीं करते। इंपॉर्टेंट है, माई सेल्फ का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में कभी भी नहीं करते। जैसे हम बोल देते हैं कई बार माई सेल्फ मोहन, भाई इंट्रोडक्शन देना हो तो मेरा नाम मोहन है, तो ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, कभी भी नहीं कहेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। माई सेल्फ मोहन हम नहीं कह सकते, क्या बोलेंगे? माई नेम इज मोहन या आई एम मोहन, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट। अब आपकी ये मैंने सारे बता दिए, आपके बता दिए ना 10 के 10, कोई रह गया? हो गया ना? अब पॉइंट डाल के लिखो नेक्स्ट पॉइंट। सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस बताया था ना क्या होते हैं, है ना। आई का ऑब्जेक्टिव बोलो भाई सभी, आई का ऑब्जेक्टिव मी, आई का ऑब्जेक्टिव मी, फिर बोलो आई का मी, और माई का, अरे माई एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है ही नहीं, तो उसका कैसे बनाओगे आप? आई का मी, ही का बताओ, ही का हिम होगा, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, दे का क्या रहेगा? देम, वी का एस, वी का एस। क्यों बताया है? क्योंकि मैं क्या लिखवाऊंगा, लिखो प्रीपोजिशन के बाद, लिखिए प्रीपोजिशन के बाद, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। लेट लाइक, लेट लाइक, बिटवीन, एक्सेप्ट, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, ये प्रीपोजिशन ही हैं। इनके साथ साथ जितने भी प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का यूज होगा वहां, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है क्या? बोलो लेटस, या ये तो सभी ने रट भी रखा है वैसे, लेट वी गो नाउ, क्या गलती है बताओ? तो हमेशा सुनते हो ना लेटस 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 बोलते हैं ना, तो यहाँ लेट वी नहीं, किसका प्रयोग होगा? लेट एस। इसलिए एस का प्रयोग होता है क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। बोलो और लिख लो, देयर इज नो इश्यू बिटवीन
he and I. There is no issue between he and I. जबरदस्त एग्जाम्पल्स लिखूंगा, लिखते जाओ। I accept he is a teacher. I accept he is a teacher. ये रटने की चीजें नहीं थी, हमने समझी हैं, आप खुद जल्दी जल्दी बताओगे। I accept he is a teacher. He laughed at I. Ram accept I have done our work. लिख लो भाई, ठीक है। मिस्टेक बतानी है सारी की सारी सही। प्रीपोजिशन के बाद उसका करो सही। देयर इज नो इश्यू, देयर इज नो इश्यू लिखो इसको भाई। देयर इज नो इश्यू बिटवीन, क्या लिखोगे, हिम एंड मी। हिम एंड मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। कर लिया सही। एक और लिख लो। आई एक्सेप्ट ही इज ए टीचर। कोई इसमें राइट आंसर बता सकता है इसका? इस सेंटेंस को बिल्कुल ठीक करके दिखा सकता है कोई? करिए शाबाश, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल। और लिख देता हूं, चलो एक और याद आ गया, याद आते जाएंगे, हम लिखते जाएंगे। आई एक्सेप्ट, देखो एक्सेप्ट के बाद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। बताने की जरूरत ही नहीं है भाई। क्या आएगा? और कोई गलती है क्या? मैंने गलती अभी छाटी नहीं है, बताओ यार। मैंने 1000 बार बता दिया आपको, एक बार फिर बताता हूं। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स गुड। मैं पूछूंगा वही बताएगा। ये खाली जगह है, ये पटरी नहीं है, खाली जगह है, यहाँ कुछ भरना है आपने। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज या आर। किस किस को पता है? हाथ उठाओ शाबाश। हाँ, कहां तक हाथ उठाए हैं? दो ऑप्शन है, इज या आर है, एक एक बता दो दोनों। हाँ भाई,
एक इज बता दे, कार बता दे कौन सा तो सही होना क्या आएगा, आर अपना इज है ना। हाँ हाँ महाराज, महाराज की जय हो। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, मेन सब्जेक्ट के अनुसार उसकी वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मेन, फिर बोलो एक बार मेरे साथ बोलो, मेन सब्जेक्ट के अनुसार उसकी वर्ब आती है और उसका एडजेक्टिव आता है। ठीक है, अब यहाँ मेन सब्जेक्ट पता है कौन है, अच्छे सेब हैं, क्वालिटी अच्छी है, सेब अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी का जिक्र है। मेन सब्जेक्ट तो क्वालिटी है, और क्वालिटी क्या है, अरे बस बस सामने देखो, क्वालिटी क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ क्या आएगा, इज आएगा। ठीक है, सेम कहानी यहाँ पे है, आई मेन सब्जेक्ट है ना, और आई मेन सब्जेक्ट है तो आई के अनुसार आपकी। ठीक है, अब सेंटेंस में लिखूंगा, आप कहोगे सर लग तो नहीं रहा सही है, आई एक्सेप्ट हिम एम ए टीचर। अब सेंटेंस अच्छा लगेगा, मैं दोबारा लिखता हूं इसको। ठीक है, आई एम ए टीचर एक्सेप्ट। अब बताओ, अब सेंटेंस सही लगा क्या? सेंटेंस तो वही था, बस आगे पीछे कर दिया, और आगे पीछे कर सकते हैं। आई एम ए टीचर एक्सेप्ट हिम। ठीक है, तो ये चीज समझनी पड़ेगी आपको, इस तब जाके करोगे, अदरवाइज यहां से तो आप बिल्कुल सही लग रहा था, ही इज ए टीचर। ही टीचर है ही नहीं, उसने कहा ही इज, वह तो टीचर नहीं है, टीचर कौन है, आई है, और मेन सब्जेक्ट के अनुसार उसकी हेल्पिंग वर्ब आती है। ही लाफ्ड एट आई, ही लाफ्ड एट, वेरी गुड, ही लाफ्ड एट मी का प्रयोग हुआ है। ठीक है, राम एक्सेप्ट आई, राम एक्सेप्ट आई हैव डन आवर वर्क। अब तो बता सकते हो, राम एक्सेप्ट मी, पहली गलती तो ये आप लोगों की थी, यहीं पे सही होगी। उसके बाद मैंने बताया ये वर्ब है ना, ये इसके अकॉर्डिंग आएगी, तो यहाँ पे हैज का प्रयोग हुआ, बहुत बढ़िया। अरे यूं पढ़ लो तो काम हो ही जाएगा। डन आवर वर्क, ये मिस्टेक अभी और है, मेन सब्जेक्ट के अनुसार सारा कुछ आएगा, तो राम, राम के लिए एडजेक्टिव हिज का प्रयोग होता है, हिज वर्क। ये चीज समझ लेता, फिर इंग्लिश में क्या है, कुछ नहीं है। लेट आई डू दिस वर्क, क्या आएगा, लेट मी डू दिस वर्क। अच्छे लिखना अच्छे तरीके से, मैंने तो बीच में मिस्टेक ठीक कर दी। राम बट नॉट हिज फ्रेंड्स, और बट नॉट का मतलब मैं लिख भी देता हूं आपके लिए, एक्सेप्ट होता है। ठीक है, और अकेला बट भी लिख सकता है, याद रखना, बट भी लिख देगा, बट नॉट भी लिख देगा, और एक्सेप्ट भी लिख देगा। इंटरेस्ट बैठेगा, कोशिश करते रहो, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। राम एक्सेप्ट हिज फ्रेंड्स, तो यहां तो देखो ऑब्जेक्टिव केस का कोई चक्कर ही नहीं है, ये तो सही है, नाउन है, नाउन का क्या सब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट। राम बट नॉट हिज फ्रेंड्स, अब बताओ क्या आएगा, इज का प्रयोग होगा, इज का प्रयोग, इज गोइंग टू पिकनिक। बात बनेगी क्या? ठीक है, आगे आ जाओ। अब यहां से मैंने एक छोटी सी चीज लिखी थी, ये इसको देख के मैंने बताया कि कुछ एरर और भी हो सकता है। क्या हो सकता है ना, इसमें पर्सनल प्रोनाउन में लिखिए, जब एक ही सेंटेंस में लिखिए। नेक्स्ट, जब एक ही, थोड़ी सी तैयारी करो भाई इंग्लिश की, ठीक है, जहां 2 नंबर की बजाय 3 या 4 आ जाए ना, तो भी आप सेलेक्ट हो सकते हो इजीली। जब एक ही सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक नाउन्स सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएं, बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं आपको लिखवा रहा हूं, सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएं, तो उनको हम इस अरेंजमेंट में लिखेंगे। अरेंजमेंट कह सकते हैं या सीरीज में। कैसे लिखेंगे सुन लो अब, या तो 1 2 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन,
या पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड या फिर फर्स्ट, 2 3 1 या 1 2 3। ठीक है, इसका कारण होगा यदि सेंटेंस आपको नेगेटिव सेंस देता है, कौन सी सेंस देता है, नेगेटिव सेंस देता है, तो क्या लिखोगे, नेगेटिव सेंस। और यदि पॉजिटिव सेंस देता है तो आपका क्या आएगा। अब मैं लिखता हूं, आप बताना, आई ही एंड यू हैव पास्ड द एग्जाम। जहां आपको पास्ड अवे लिखा दिखे ना, ये फ्रेज बन गई, पास के साथ अवे लगा दिया ना, इसका मतलब होता है गुजर जाना। वेरी गुड, मर जाना। लिख लो इसको कहीं कोने में ऊपर, पास्ड अवे, अवे साथ लग गया, पास अवे इसका मतलब गुजर जाना। और गुजर फॉरेस्ट में से नहीं, इस दुनिया से दफा हो जाना। आई ही एंड यू हैव पास्ड द एग्जाम या एग्जामिनेशन। अब आप ये बताइए, पास किया एग्जाम तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? इसका मतलब सेंस कौन सी है, पॉजिटिव सेंस है। तो आपके प्रोनाउंस किस सीरीज में होने चाहिए, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट। सबसे पहले कौन आएगा, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन यू आएगा, और यहाँ तो यू लास्ट में है। यू के बाद कौन आएगा, ही, उसके बाद आई, हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। ठीक है बच्चे, याद रख लोगे, लिखो तो फिर। और यदि नेगेटिव सेंस देता है, जैसे मैं कहूं यू एंड ही डिड ए ब्लंडर। ब्लंडर क्या होता है, बड़ी गलती है ना, बड़ी मिस्टेक कह सकते हो। यू एंड ही डिड ए ब्लंडर, ब्लंडर कर दिया कोई ना कोई, तो यहां इसका मतलब सेंस कौन सी है, नेगेटिव। और नेगेटिव सेंस देगा तो अभी मैंने बताया था किस सीरीज में होंगे, 1 2 3। फर्स्ट पर्सन तो है ही नहीं, पहले कौन आएगा, सेकंड। तो यू, और सभी सही है ना बिल्कुल, ये यू एंड ही डिड ए, ये सही है। अगर यूं दे देता आपको ही एंड यू, तो क्या करते आप इसको इस तरीके से सॉल्व करते। लेकिन यदि आगे लिखो, लेकिन यदि प्रोनाउंस प्लूरल हों, लेकिन यदि प्रोनाउंस प्लूरल हों, लेकिन यदि प्रोनाउंस प्लूरल हों, तो 1 2 3 ही आएगा। लेकिन यदि प्रोनाउंस प्लूरल हों तो 1 2 3 ही आएगा। ठीक है, जैसे प्रोनाउंस आपके आगे यू, दे एंड वी। ठीक है, यू, दे एंड वी, विल या सेल कुछ भी लगा देना, विल डू दिस वर्क। तो बताओ, जहां 3 प्रोनाउन दिख जाए ना, इस केस में समझ लेना 99% यहीं पर आपको मिस्टेक मिलेगी। ठीक है, तो क्या है गलती आएगी, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन क्या है यहाँ पे, वी, यू एंड दे। ठीक है, वी, यू एंड दे, विल या फिर प्लूरल के लिए हम शैल का यूज करते हैं। ठीक है, शैल डू दिस वर्क। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, यदि 2 सब्जेक्टिव केस के बीच कंपैरिजन हो, यदि 2 सब्जेक्टिव केस, यदि 2 सब्जेक्टिव केस के बीच कंपैरिजन हो, तुलना हो, के बीच तुलना हो, तो दोनों प्रोनाउंस सब्जेक्टिव केस में ही आएंगे। तो दोनों प्रोनाउंस सब्जेक्टिव केस में ही आएंगे।
एरर आएगा यूं, देख लेना, ही इज एज लॉन्गर एज मी, वह उतना ही लंबा है जितना मैं हूं। ठीक है, क्या क्या एरर हो सकता है बता सकते हो? बताओ फिर। He run faster than me. Her mother is as ब्यूटीफुल एज सी, कर लो सी, सी। बताइए शाबाश, तीनों में यदि दोनों सब्जेक्टिव के बीच तुलना है ना तो सब्जेक्टिव केस आएगा, और ऑब्जेक्ट के बीच तुलना है तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, अब आपको ये समझना, देखो समझ लो, बहुत आसान सा है, इंपॉर्टेंट है कि इसका और इसका कंपैरिजन है ना, और एक प्रकार से कंपैरिजन नहीं है, दोनों बराबर हैं तो कंपैरिजन नहीं कह सकते। बोलो है ना, उसने कहा जितना वह लंबा है उतना ही मैं हूं, तो इसने क्या कर दिया, पहली बात तो यहां ER लगा दिया। ठीक है, कंपैरिजन कर दिया, कंपैरेटिव डिग्री लगा दी, और कंपैरेटिव डिग्री कब लगती है, जब एक दूसरे से तुलना में ज्यादा कम या ज्यादा हो तो। और यहां तो एज एज है, और एज के बीच चाहे याद रख लो, एज के बीच आपकी पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है, एज के बीच पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है, और एज का पॉजिटिव वाक्य में यूज होता है, और सो एज का नेगेटिव वाक्य में यूज होता है। सो और एज, सो एज का नेगेटिव में प्रयोग होता है। पहले आपको ये समझना है, एज के बीच पॉजिटिव डिग्री लगेगी तो क्या बोलोगे, ही इज एज लॉन्ग एज, और उसके बाद मियाँ आई आएगा, क्यों, क्योंकि जैसा ये वैसा वो, ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस में ही लगाना पड़ेगा, यहां आप आई लगाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ, ही रन फास्टर देन मी। अब ये तो फास्टर तो सही है, वो तेज है तो सही है ना, यहां तो सेम थे लेकिन ये फास्टर है तो फास्टर लगेगा, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगता है, ये भी सही है, लेकिन इन दोनों का कंपैरिजन है इसलिए यहां आपका आई का प्रयोग होगा। ही रन फास्टर देन आई, हर मदर इज एज ब्यूटीफुल एज सी, बिल्कुल राइट आंसर। जल्दी से लिखो भाई, एक नंबर यूं मान लो इंग्लिश आएगी ना, वहां एक क्वेश्चन यहां से पक्का आना है, एक क्वेश्चन आपका यहां से पक्का आना है भाई। लिखिए, सब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन था ना, अब ऑब्जेक्ट के बीच, यदि ऑब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन हो, यदि ऑब्जेक्ट के बीच कंपैरिजन हो तो दोनों प्रोनाउंस ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। बस समझ लेना इसको, आई नो हिम, आई नो, यू लिख देता हूं, एज मच एज ही। अब समझना ध्यान से, ये व्यक्ति है, ये इस व्यक्ति को उतना ही जानता है जितना इस व्यक्ति को जानता है। बोलो हाँ या ना, आई नो यू एज मच एज ही, कंपेरिजन किस किस का है, बोलो भाई, यू और ही का। यहां से आपको क्लियर दिख रहा है ये क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। लेकिन ये तो ठीक है,
ऑब्जेक्ट ये है तो इन दोनों का कंपैरिजन आपको पता है, तो फिर ये भी क्या आएगा ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही का, क्या बोलोगे, हिम। कर लो सही, पूरा सेंटेंस सही करो, दोबारा से लिख के उसको काट के दोबारा से सही करो, ताकि दिमाग में ये बात अच्छे तरीके से जम जाए भाई। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा। नेक्स्ट लिख लो अब, इट का प्रयोग, इट का यूज हम कहां करते हैं, बिल्कुल इट का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं। एक तो छोटे बच्चे के लिए करेंगे, हमें उसका जेंडर मालूम नहीं है, ठीक है, इट इज बेबी बोल सकते हैं। पशु के लिए इट का प्रयोग करते हैं, निर्जीव वस्तु के लिए हम इट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। छोटे बच्चे का मतलब इन्फेंट बोलोगे आप, ठीक है। देश का जिक्र है और वहां हमें कोई देश है और वहां हमें क्या लगाना है, प्रोनाउन, तो इट का प्रयोग करेंगे। और इट का प्लूरल, प्लूरल क्या होता है, दे होता है, ये बात भी लिख लो, कई बार डाउट हो जाता है। इट का प्लूरल दे होता है, इट का प्लूरल क्या होता है, दे होता है। इट का प्रयोग टाइम को डिनोट करने के लिए, टाइम, जैसे कोई पूछे कितना टाइम हो गया, इट इज 10 o'clock। टाइम, मौसम बताने के लिए, इट इज विंटर, सर्दी चल रही है या गर्मी चल रही है। टेम्परेचर बताने के लिए, दूरी बताने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो एग्जाम्पल लिख लो साथ साथ, इट इज 10 AM, ठीक है। इट इज समर या विंटर, आपकी मर्जी है। इट इज इवनिंग, मॉर्निंग, ठीक है। ये ज़्यादातर बातें आपकी पर्सनल प्रोनाउन के बारे में थी। दूसरी आपकी पजेसिव के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को बता भी दिया था यार, पजेसिव की, ठीक है। क्या बताया था, एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं। यदि मैं आपसे कहूँ माई बुक, मैंने कहना है, ठीक है, और बुक सेंटेंस में 2 बार आ गई, तो क्या बोलेंगे हम, माइन। अब एरर आपको बताना है, दिस बुक इज माई, बोलेगा नहीं कोई। कहां एरर है, कहां एरर है रे बच्चे, दिस बुक इज माइन। माई अकेला मत लगाना, आप यहां यूं बोल सकते हो, दिस बुक इज माई बुक। सुन लो ध्यान से, दिस बुक इज माई बुक। क्या आप दिस बुक का प्रोनाउन बना सकते हो, बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते यार, कल बताया था, यदि नाउन से पहले दिस आता है तो एडजेक्टिव होगा, और यदि अकेला दिस आए तो वो प्रोनाउन होगा। सुन लो ध्यान से, यदि बुक से पहले, नाउन से पहले दिस आया एडजेक्टिव, अकेला है तो प्रोनाउन। आप चाहते हो इसको हटाना, हटा सकते हो, इसको चाहो हटा सकते हो, लेकिन क्या लगेगा, प्रोनाउन। इसको हटाओगे तो क्या बोलोगे, दिस बुक का प्रोनाउन क्या बनेगा, दिस, दिस इज माई बुक। गलत है क्या ये, दिस इज माई बुक। अब बोलो दिस बुक इज माइन, दोनों सही है, लिखो दिस इज माई बुक या फिर दिस बुक इज माइन। ठीक है भाई, तो ये कहानी आपकी प्रोनाउन की थी, बाकी तो हमने ज़्यादातर पढ़ लिया है। नेक्स्ट कौन सा था आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस दैट दिस दोज हो गया था। उसके बाद कौन सा था,
रेसिप्रोकल के दोनों टाइप मैंने बता दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए, आप लिखो कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं, ये बात लिखो। नाउन नहीं, वर्ब। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना जरूरी होता है। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना जरूरी होता है। दो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो रिकॉन्साइल, एक्विट, रिकॉन्साइल, एक्विट, अवेल, AVAIL, इंजॉय। अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है ना, तो इसके बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। ये चार जरूरी हैं, ये लिख लो चार, और मत लिखो। इंजॉय, रिकॉन्साइल, एक्विट और अवेल। रिकॉन्साइल होता है स्वीकार करना, मतलब बिना मन के स्वीकार करना। अवेल होता है लाभ उठाना, फायदा उठाना, ठीक है, किसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना। याद रख लोगे भाई पक्का। जैसे दे इंजॉयड, ड्यूरिंग वेकेशंस। बस इतना ही है, बताइए क्या मिस्टेक है। तो आपको सेंटेंस में इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। आप इंजॉय को देखो, इंजॉयड के बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट दे देता लास्ट में दे इंजॉयड अकेला इतना, दे इंजॉयड वेकेशंस, ड्यूरिंग हटा के क्या बता देता वेकेशंस, तो ऑब्जेक्ट है वेकेशंस, तो फिर हमें जरूरत नहीं थी। लेकिन यहां इसने प्रीपोजिशन दे दी, और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है। इसका ऑब्जेक्ट नहीं है ये, तो हमें क्या चाहिए, यहां ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या बोलोगे, दे इंजॉयड देमसेल्व्स, दे इंजॉयड देमसेल्व्स। ठीक है। इसी तरह रिकंसाइल लिखते ही आप उसके बाद हिमसेल्फ, देमसेल्फ ये जरूर लगा देना, सोचने की जरूरत नहीं है। आगे हम एरर पढ़ेंगे उसमें ये चीज आएगी। एक्विट और अवेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों, बहुत बार क्वेश्चन आया है रिकंसाइल और अवेल के ऊपर। नेक्स्ट लिखिए कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। बिल्कुल जरूरत नहीं होती है तो हटा दो, उनके साथ होना तो हटा दो। लिखो कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बेथ या बाथ। ही बाथ हिमसेल्फ लगाया जाएगा कई बार, ही बाथ हिमसेल्फ, हटा दो उसको, ठीक है। ही बाथ हिमसेल्फ नहीं, ही बाथ या ही बाथ। कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, ठीक है। इनको किसकी जरूरत नहीं होती भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो अच्छे से कल पढ़ गया ना। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल हम इसके कुछ नहीं 25-30 इसके एरर्स करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है भाई। लेकिन पढ़ के आना जरूर, पढ़ के नहीं आओगे तो कोई फायदा नहीं है, साफ हो जाएगा। हाँ पवन कुमार, क्या हाल है, मौज में? ठीक है चलो, पढ़ गई है भाई, तो भी पढ़ गई है, ठीक है।